जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। बायो की वन शॉट सीरीज अपन देख रहे थे। पहला जो चैप्टर है जीव जगत, 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, वो अपन ने डिस्कस कर लिया है और आज अपन डिस्कस करेंगे जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो किस प्रकार से एनसीईआरटी से प्रश्न पूछते हैं, कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, चित्र किस प्रकार से पूछ सकता है चित्र से, वो सारा सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, देखते हैं, स्टार्ट अपन करते हैं। सब कुछ क्लियर हो जाएगा 100%। मैं आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ऐसा नहीं कि केवल रीड कर दिया और कंप्लीट अपना काम हो गया। सब कुछ आपको यहां से समझाया जाएगा। किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत जो लास्ट चैप्टर अपन ने देखा था, वहां पर सजीव और निर्जीव की अपन ने बात की थी। ठीक है, क्या सजीव होता है, क्या निर्जीव होता है, वो अपन ने बात की। लेकिन क्या सजीव जो है, अपन ने जो 7 टैक्सा देखे हैं, 7 टैक्सा जो जाति से लेकर जगत तक जो थे, क्या वही क्लासिफिकेशन है या उसके अलावा भी कोई क्लासिफिकेशन है? तो जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन था वो था टेक्सोनॉमी में जो अपन ने पढ़ा था। लेकिन जो सबसे लास्ट में जगत अपन देखते हैं, वहां पर अलग अलग प्रकार के जगत हो सकते हैं। बाकी जो बेसिक है वो जैसे जैसे आएगा जिस टॉपिक में, वैसे वैसे एनसीईआरटी ने बता रखा है। जैसे जंतु जगत है तो उसका वापस से फर्दर उन्होंने क्लासिफिकेशन करके बता रखा है। पादप जगत का बता रखा, कवक का बता रखा। तो मेनली जो है वो अपन जगत को ही डिस्कस करेंगे इन बाकी बचे हुए तीनों चैप्टर में, जीव जगत का वर्गीकरण, पादप जगत और जंतु जगत में। ठीक है, तो जीव जगत का वर्गीकरण अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया था। किस बेसिस पे किया था वर्गीकरण? जहां पर भी आता, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि कोई ना कोई आधार होगा, बिना आधार के वर्गीकरण नहीं होता है किसी भी चैप्टर में। चाहे इस चैप्टर में हो, चाहे अगले में हो, चाहे 12th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे फिजिक्स में हो, किसी भी सब्जेक्ट में वर्गीकरण के लिए कोई ना कोई आधार होता है। और ये आधार जहां पर भी लिखा हो, आपको बहुत अच्छे से उसको याद रखना है, उसको समझना है। आधार नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है आगे। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं जीव जगत का वर्गीकरण। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयोग किए हैं। सजीव के किया, निर्जीव का तो करने का कोई सेंस नहीं है। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित है। सबसे पहले के जो क्लासिफिकेशन था, सबसे पहले का, ठीक है, वैज्ञानिक जो मानदंड थे, मतलब जो साइंटिफिक जो अपन क्राइटेरिया देखते हैं, वो नहीं था इसमें कि क्या सेल की संरचना है, क्या उत्तक है, क्या इसका काम है, कैसे वृद्धि करता है, वो नहीं था। वो केवल आधारित था हमारे उपयोग के आधार पर। भोजन खा रहे, गेहूं उपयोग में है, सांप, वस्त्र, पेड़ पौधों की छाल वगैरह, आवास, कहां रह रहे हैं, गुफाएं वगैरह, तो वो जो उपयोग की वस्तु थी उसके आधार पर था। उसके बाद में भी काफी समय तक ऐसा ही चलता रहा। वैज्ञानिक जो मानदंड है वो काफी बाद में आए थे। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरिस्टो ने किया। ध्यान में रखना, सबसे पहला क्लासिफिकेशन वैज्ञानिक दंड के आधार, मानदंड के आधार पर अरिस्टो ने किया था। उन्होंने पादपों को सरल आकार की, मॉर्फोलॉजी जिसे कहते हैं, के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाख में वर्गीकृत किया। इन्होंने पादप और जंतु दोनों का क्लासिफिकेशन किया, पादप और प्राणी दोनों का क्लासिफिकेशन किया। पादपों को उनको देख करके किस प्रकार के आकार है उनके, क्या वो छोटे हैं, क्या वो बीज के आकार के हैं, क्या वो बड़े हैं। तो जो छोटे बड़े के आधार पर वृक्ष बड़ा सबसे हो गया, झाड़ी और शाख आपके पास छोटे से हो गए। जबकि प्राणियों की इन्होंने बात की तो प्राणियों में उन्होंने लाल रक्त, आर्मी से नहीं बोल रहा हूं मैं, गलत निकल गया मुझसे, लाल रक्त की बात करी। ठीक है, लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर उन्होंने बताया था। तो उन्होंने प्राणियों का वर्गीकरण लाल रक्त की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। 2 क्लास बना दी, एक जिसमें लाल रक्त होता, दूसरे में नहीं होता सर। ये इन्होंने क्लासिफिकेशन बता दिए। तब तक ये नहीं पता था कि आरबीसी जैसा भी कुछ होता है कि लाल रक्त कणिकाएं, ये तो कणिकाएं हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लाल रक्त के आधार पर किया गया था, ना कि आरबीसी के आधार पर। क्लियर है? ठीक है, कणिकाएं हैं, ये लाल रक्त अलग है, कणिकाएं अलग है। फिर दूसरा, उसके बाद में आए लीनियस साहब। ठीक है, अरस्तु हो गए, उसके बाद में कौन आए? लीनियस साहब। लीनियस के काल में सभी पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई, जिसमें उन्होंने क्रमशः प्लांटी जिसे कहते हैं पादप, एनिमीडिया जिसे कहते हैं प्राणी जगत में वर्गीकृत किया था। केवल 2 जगत बताए थे। ठीक है, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा, द्विनाम पद्धति किसने दी थी? बिना किसी का देखे हुए आप कमेंट करके बताएगा द्विनाम पद्धति। एक द्वि जगत है, एक द्विनाम है। तो द्वि जगत पद्धति, द्विनाम नामकरण की है, द्वि जगत क्लासिफिकेशन में, जिसमें पादप और जंतु 2 अलग अलग जगत रखे गए।
अब इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक, जिसे कहते हैं ससीम केंद्र की, यूकैरियोटिक ससीम केंद्र की, जिसका मतलब ये कोशिका है, कोशिका के अंदर पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक होगा, उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली भी होगी, केंद्रक आवरण होगा, वो होता है ससीम केंद्र की। जबकि असीम केंद्र की प्रोकैरियोट की बात करें तो इसके अंदर पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता, इसके अंदर मिलने वाले क्रोमोसोम या गुणसूत्र वगैरह होते हैं वो कोशिका द्रव्य में फ्री होते हैं, जबकि इसके अंदर केंद्रक में होता है। ठीक है, तो इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोट ससीम केंद्र की एवं प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरित शैवाल एवं ए प्रकाश संश्लेषी के बीच विभेद करना, स्थापित करना संभव नहीं था। तो इन्होंने ये तो बता दिया कि साहब दो होते हैं, क्या होते हैं, पादप और जगत, पादप और एनिमिलिया होते हैं, लेकिन अब इसके अंदर भी क्या कोई जो जंतु है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है वो नहीं बता पाए, पादप एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय वो नहीं बता पाए, क्या उनमें केंद्रक है या नहीं है वो नहीं बता पाए, इनमें से कुछ प्रकाश संश्लेषण करते हैं और नहीं करते हैं वो भी नहीं बता पाए। ठीक है, तो ये यहां पर ये कह रहा है कि इसके बारे में विभेद करना, स्थापित करना संभव नहीं था। उन्होंने क्लासिफिकेशन किया लेकिन संभव नहीं था, कुछ चीजें बाकी थी। पादपों एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। जैसे पादप जगत तो हो गया, जंतु जगत हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे जीव थे, जीवधारी, जिसमें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनकी उसको किसमें रखें सब, मोनेरा जो था वो बाद में आया था जगत, वो तो बाद की बात है, बैक्टीरिया अपने पास हो चुका सब। ठीक है, प्रोटिस्टा वगैरह की बात करें तो उन्हें किसके अंदर रखे वो संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ अब यहां पर ये देखेंगे, वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ आपको कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि, विकास के संबंधों को समाहित करने की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वैसे आगे आएगा। जैसे कोशिका संरचना में बात करें किस प्रकार की कोशिका है, उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, किससे नहीं बनी होती है, जैसे पेप्टाइड ग्लाइकन है या सेल्यूलोज है या पेक्टिन है, ये क्या है वो सब। पोषण की विधि क्या है, वो स्वपोषी है, परपोषी है, रसायन पोषी है, वो कुछ भी नहीं, पहले नहीं पता था तो बाद में जैसे जैसे पता चलना बोले इनको भी इन्वॉल्व करो, कहाँ रहते हैं, प्रजनन किस प्रकार का होता है, अलैंगिक है या लैंगिक है, विकास के संबंध, ये सब इनकी आवश्यकता महसूस करने जाने लगी। ठीक है, अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों जिनमें सम्मिलित समूह या जीवधारी में होने वाली परिवर्तन शामिल सदा ही समाविष्ट रहे हैं। ठीक है, जो पद्धति आई है उसमें जो भी जीव है, ठीक है, जो भी जीव है, जीवों का समूह है, उसमें जो भी परिवर्तन होते हैं, चाहे तो अचानक होने वाले परिवर्तन जिसे उत्परिवर्तन कहते हैं या उद्विकासी परिवर्तन, उसको भी अपन शामिल कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न जगत की संख्या एवं उसके लक्षणों की विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये अभी देखेंगे अपन जीव जगत का वर्गीकरण जो टेबल अभी देखेंगे। तो सबसे सही जो वर्गीकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था। R.H. विटेकर ने दिया था एक 5 जगत प्रणाली। द्विजगत प्रणाली किसने ध्यान में रखना है, द्विनाम पद्धति किसने ध्यान में रखना है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन दिया था वो किसने दिया था वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 5 जगत में आपके पास जगत कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। मोनेरा को मोनेरा ही कहते हैं, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा कहते हैं, फंजाई को कवक कह सकते हो, प्लांटी को पादप और एनिमिलिया को जंतु कह सकते हो। ये 5 जगत इन्होंने दिया था, लेकिन यहां पर भी तो कोई ना कोई आधार होगा। किस आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया, मैंने आपको बताया वर्गीकरण जहां पर भी होगा कोई ना कोई आधार होगा। तो आधार यहां पर है कोशिका की संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन एवं जाति वृत्तीय संबंध उनके वर्गीकरण पद्धति के प्रमुख मानदंड थे या आधार थे। ठीक है, ये आएगा जाति वृत्ति का मतलब आपको समझ में आता है उद्विकास, एक दूसरे से रिलेशन जो था उनका, पहले का जो पास्ट है वो प्रेजेंट से, और प्रेजेंट है जो फ्यूचर से जुड़ा रहेगा किसी ना किसी तरीके से। बाकी तो ये आपको आता ही है समझ में, और आएगा टॉपिक में जैसे जैसे इन 5 जगत में आएगा वैसा समझा दूंगा। तो तालिका 2.1 में दिया गया है, तो ये देख सकते हैं। इसमें से काफी बार प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान से आपको इसको याद रखना, समझना। ठीक है, अभी अगर ये आपको समझ में नहीं आया ना तो जैसे ही आपके पास जगत हो जाएंगे, कौन से 5 जगत आप पढ़ लोगे, जैसे मैंने तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई बता रखी इस चैप्टर में, इन दोनों का तो चैप्टर अलग है, तीसरा और चौथा चैप्टर है। तो ये जब आप पढ़ लोगे ना तीसरा चौथा और ये जो जगत, तो ये जो टेबल है वो आपको याद अपने आप से ही जाएगी, इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले दे रखी इसलिए थोड़ा सी दिक्कत आती है, तो देख लेते हैं, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी बाद में। कोशिका का प्रकार, ये लक्षण बता रखे 4, 5, 6 लक्षण जो बता रखे हैं। कोशिका का प्रकार प्रोकैरियोट है, मोनेरा एक ऐसा जगत है जिसमें केवल प्रोकैरियोट आते हैं, बाकी सब में क्या आते हैं, यूकैरियोट आते हैं। ठीक है,
समझ में आता ना प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोट इसे कहते हैं। प्रो का मतलब होता है पहले का, अर्ली, और कैरियो जो होता है वो होता है केंद्रक के लिए, न्यूक्लियस के लिए, मतलब पहले वाला जो केंद्रक। और पहले वाले केंद्रक में क्या केंद्रक आवरण होता है? केंद्रक की झिल्ली होती है? नहीं होती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है ये गुणसूत्र वगैरह जो भी वो फ्री रहता है डीएनए, तो वो होता है प्रोकैरियोट। और यू का मतलब होता है बाद में, अच्छा, सुस्पष्ट, तो इनके अंदर केंद्रक होता है साहब। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं ये केंद्रक झिल्ली वाला जो पॉइंट लिखा है, पहले और तीसरे को रिलेट करेंगे तो इसमें अनुपस्थित होती है, बाकी सब में क्या होता है? उपस्थित होता है। इस प्रकार से समझो इसको। फिर उसके बाद में कोशिका भित्ति जो है सभी में होती है, एक एनीमिलिया को छोड़ करके। जंतु जगत को छोड़ दो, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। जैसे अपने स्किन है ये कोशिका झिल्ली है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, ये भित्ति नहीं है। तो कोशिका भित्ति किस किस की बनी होती है? मोनेरा में सेल्यूलोज रहित होती है, इसमें सेल्यूलोज नहीं होता है। पादपों में होता है सेल्यूलोज। ठीक है, ये सेल्यूलोज, इसमें होता है सेल्यूलोज सहित। अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ में उपस्थित होता है, कुछ में नहीं होता। फंजाई में ये तो कम से कम 4-5 बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक वावक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन से। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल जो नवा चैप्टर है उसमें भी आता है, तो आएगा आगे। काइटिन एक प्रकार का बहुलक है, किसका है वो देखेंगे बाद में। क्लियर है, ये पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसका। उसके बाद में काय संरचना, बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कोशिका, इसमें कोशिका केवल कोशिका ही काम करती। ये प्रोटिस्टा, इसमें कोशिका कुछ में उत्तक हो सकता है, लिखा नहीं है तो कोशिका ही मानना अपने को। फंजाई में बहुकोशिक होता है या अदृढ़ उत्तक, बहुकोशिक, एक से अधिक कोशिकाएं होती है तो वो उत्तक बनाती है, काम करती है। तो फिर पादपों में उत्तक अंग या उत्तक तंत्र हो सकता है, उत्तक अंग या अंग तंत्र हो सकता है। ये उत्तक अंग अंग तंत्र है यहाँ पर। ठीक है, करेक्शन है इसमें, उत्तक नहीं होगा, ये अंग तंत्र होगा जैसे इसके अंदर है। पोषण की विधि की बात करें तो पादप जो है वो स्वपोषित है, क्योंकि खुद का भोजन खुद बनाते हैं वो। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो स्वपोषी हो सकते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे मोनेरा स्वपोषी हो सकता है, जिसमें रसायन संश्लेषी, रसायन से भोजन अपना ले सकता है, प्रकाश से भी बना सकता है, ले सकता है मतलब बना सकता है। या परपोषी हो सकता है, दूसरे जीवों पर निर्भर है, वो मृतपोषी या परजीवी हो सकता है। ठीक है, मृतपोषी मरे हुए जीव से लेगा, परजीवी का मतलब जीवित जीव पर निर्भर करेगा। प्रोटिस्टा स्वपोषी है, प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषी हो सकता है। और फंजाई परपोषी है। और बाकी एनीमिलिया तो डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर, जंतु तो दूसरों पर निर्भर करता है, केवल खाने का काम का है और क्या है। ठीक है, प्रजनन की विधि जो है संयुग्मन प्रजनन। संयुग्मन का मतलब होता है जुड़ना, इस प्रकार से जुड़ जाते हैं ये, इस प्रकार से तो ये बन जाता है। ये युग्मक संलयन एवं संयुग्मन। युग्मक संलयन का मतलब ये जो लिगामेंट बनता है, जो युग्मक बनते हैं। संयुग्मन में जो कोशिका होती है वो खुद ही जुड़ जाती है। और बाकी इन तीनों में क्या होता है? निषेचन होता है। किस प्रकार का होता है वो भी आगे के जो टॉपिक है उसके अंदर आएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे। अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दों एवं धारणाओं पर विचार करेंगे, जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, ठीक है, इससे पहले की मतलब ये जो वर्गीकरण जो पद्धति उससे पहले के अंतर्गत बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, फंजाई, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया। किसके साथ? पादपों के साथ, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर जैसे साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पादप। बाकी जो आधार हैं जिसमें कोशिका की संरचना है, कोशिका भित्ति वगैरह, वो अलग थी, लेकिन पहले रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। तो जैसे कोशिका भित्ति जो थी ना वो होना समान था, पादपों में कोशिका भित्ति इनमें भी समान थी, बाकी लक्षण जो थे वो सेम नहीं थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां को इसे 3 डोमेन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 3 डोमेन। अब उसमें 3 डोमेन में क्या था, जो मोनेरा जो जगत था, क्या था, मोनेरा जगत को 2 में वापस से डिवाइड कर दिया गया था। टोटल अपने पास 5 है, ध्यान में रखना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनीमिलिया। इसमें से मोनेरा को अपन ने क्या कर दिया, 2 में डिवाइड कर दिया, और बाकी जो आपके पास है वो अलग थे आपके पास। तो 2 और 1, ये बाकी 1 थे और इस प्रकार से थे। ठीक है, तो अतः एक षट जगत, अगर अपन इससे माने कि ये 5 जगत तो मेरे पास पहले ही था, इसमें से मैं बोल दूं कि मोनेरा को 2 में मैंने कर दिया, और बाकी 1, 2, 3, 4 और हाँ ये 5वां मोनेरा है। ठीक है, तो ये आपके पास अब पहले 4 थे, अब मोनेरा को 2 में डिवाइड कर दिया, 4 और 2 कितने हो गए, 6 जगत की प्रणाली अपने पास हो गई, पद्धति हो गई।
आप इस पद्धति के विषय में विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे तो पढ़ लेना बाद में, अभी अपना काम है नीट या 11th क्लास। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया। अब बैक्टीरिया जो है उसे पहले इसके साथ में पादपों के साथ में भी रखा गया, पहले की बात कर रहे हैं, ये कंफ्यूज नहीं होना इससे पहले की वर्गीकरण, जो 5 जगत आई उससे पहले के वर्गीकरण की बात कर। तो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया जिसे कहते हैं इंग्लिश में, को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया, जबकि बैक्टीरिया इसे दूसरे यूकैरियोटिक जीवों के साथ में कर दिया, जबकि ये क्या है प्रोकैरियोटिक है, केंद्र की उपस्थिति की जो बात कर रहे हैं। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगैरा, शैवाल, ये शैवाल लेकिन फिर भी इसके साथ में रख दिया गया। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषिका, हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच भी विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की और हरित पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती, तो कोशिका भित्ति इनकी अलग थी, लेकिन कहा गया कि इनमें कोशिका भित्ति तो होती ही है, तो इनको एक ही जगह रख दिया साहब, इनमें विभेद ही नहीं किया गया। तो इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को फिर उसके बाद में क्या किया गया, अलग फंजाई जगत में रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन सही से होने लग गया था। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत रखा गया था, जो शैवाल उसके अंतर्गत रखा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। ठीक है, पैरामीशियम एवं अमीबा जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था के साथ में रख दिया गया, इसमें कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना किसको किसके साथ में रख दिया गया था। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मानदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसे अपन ने फिक्स कर दिया है। आगे अगर कुछ और साइंटिस्ट को लगता है कि नहीं ये जो है इससे समान है या इससे ए समान है, तो उसे हटा सकते हैं, किसी भी जगत से किसी में जोड़ सकते हैं। जो लक्षण एवं विकास संबंधों के प्रति हमारी समझ में सुधार पर निर्भर होगा। समय के साथ साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया है जो न सिर्फ आकारिकी, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित है, बल्कि जातीय वृत्ति हो और विकासीय संबंधों पर आधारित हो। काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता है। खुद विकास की बात करें उस पर जो काफी निर्भर रहेगा, तो उससे अपन चेंजेस कर सकते हैं। उसमें जरूरी नहीं केवल आकार कैसा है, जनन कैसा कर रहा है, वो जरूरी नहीं है, वो तो है ही समानता, लेकिन उसके अलावा भी ये दो जो है काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसी के आधार पर होता है आज का जो क्लासिफिकेशन है वो। तो अब इस अध्याय में अपन क्या करेंगे, इस अध्याय में हम वीटेकर के जो 5 जगत हैं उसमें से केवल 3 का अध्ययन करेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई का। बाकी जो प्लांटिया और एनिमलिया है उसे 5वें जो चैप्टर है आगे के 2 अध्याय में अपन डिस्कस करेंगे, तीसरा और चौथा जो चैप्टर है। ठीक है, तो पहला आता है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत, इसमें जैसे कि पहले अपन ने टेबल में देखा था, एक कोशी की है ये, मतलब प्रोकैरियोट इसे अपन कह रहे हैं एक तरह से। पहले प्रोकैरियोट को समझो, जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं है, केंद्रक आवरण नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, बहुत छोटे होते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते इनसे, हर जगह होते हैं लेकिन ये। ठीक है, तो जितने भी बैक्टीरिया है वो किसमें आते हैं, मोनेरा जगत में आते हैं। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होता है, छोटे छोटे जीव उसमें सबसे ज्यादा कौन होते हैं, मोनेरा होते हैं, और लगभग सब स्थानों पर पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए। अब अपन तो नहीं देख सकते क्योंकि अपन साइंटिस्ट नहीं है, अपने पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और होंगे तो भी अपने को नॉलेज नहीं है। ठीक है, ये घर में, जल के झरनों में, मरुस्थल में, बर्फ में, गहरे समुद्र में, जैसे विषम और प्रतिकूल वास स्थानों, यहाँ जहां दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह सकते हैं, में भी पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सेल वॉल की वजह से। ये प्रश्न पूछा गया, आगे वाला जो पैराग्राफ आएगा उसमें बता रखा है, सेल वॉल की वजह से ये पूछा गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में रह सकते हैं, ऐसा किसके कारण है? ठीक है, कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में भी रहते हैं, अपने ओरल कैविटी में, अपनी आंतें वगैरह, अपने हाथ पर बहुत सारे, लेकिन नहीं देखते तो नहीं देखते। क्या है? बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूह, जैसे मैंने बताया था, आधार कहीं ना हमेशा होगा जहां पर भी वर्गीकरण होगा, तो आकार जो आधार है यहां पर क्या है, उनका आकार है, किस शेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 समूह में पहला है गोलाकार कोकस। बहुवचन याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका जो है गोल होते हैं तो वो कोकस हो जाता है। छड़ाकार बेसिलस, छड़ के जैसे होते हैं तो ये बेसिलस है। इसके सिरे पर ये जो बीजाणु बताया था ना, ये आपको ध्यान में रखना है। 4 चित्र दे देगा, और इसको कोकाई तो कुछ लिखा नहीं, कोकाई लिखा गोलाकार बता दोगे, लेकिन यहाँ बेसिलस हटा करके ये हो गया ए, ये लिख देगा बी, इसको हटा करके लिख देगा सी, और ये लिख देगा डी। बताओ एबीसीडी क्या है?
तो आप ये यहां एरो आता है बीजाणु को हटा दिया जाता है, यहां बेसिलस मत कर देना, ये बीजाणु जो ऊपर वाला बता रहा है, यहां इसको स्पाइरल मत करना, ये कशाभ है जो बता रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना। तो 4 कैटेगरी आपके पास है, एक तो कोकाई गोलाकार, छड़ाकार बेसिलाई, सर्पिलाकार जो है स्पाइरला, और कोमाकार जो होता है वो है विब्री। ठीक है, कोमाकार जो होता है वो विब्रियम है या विब्रिय से कह सकते हैं। 4 होते हैं इनके आकार के आधार पर। यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल होते हैं, दिखने में बहुत सरल दिख रहे हैं, लेकिन इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। चय पचाय उपापचय जिसे कहते हैं, क्या लिख देते हैं बताने की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें उपापचय की दृष्टि से, उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरों पर निर्भर ये कर रहे हैं, अन्य जीवधारी अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर कर रहे हैं। तो जो तीनों टर्म लिखी है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक तो कार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण ये कर सकते हैं, मतलब इसमें हरित लवक वाला जो पार्ट है वो होगा। रसायन संश्लेषी स्वपोषी मतलब रसायनों से लेते हैं। ठीक है, वो या तो मृत हो सकता है, जीवित हो सकता है, परपोषी हेतु। क्लियर है, आगे बात सुन। 2 कैटेगरी है एक बैक्टीरिया की, मोनेरा को 2 क्लास में वापस से डिवाइड कर रहे हैं, एक तो आद्य बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। ये विशिष्ट प्रकार के, आद्य का मतलब पहले का, जो सबसे पहले का बैक्टीरिया, प्रो बैक्टीरिया जिसे अपन कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, ये सबसे पहले के बैक्टीरिया विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे लवणीय क्षेत्र में, हेलोफिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान में रखना है इसको। लवणीय जो क्षेत्र होगा, हेलोफिल्स, हेलोफाइल्स कुछ भी बोल दो। गर्म झरने, थर्मो एसिडोफिल्स इसे कहते हैं, एसिडोफिल्स गर्म झरनों में। और कच्छ क्षेत्र में मिथेनोजन, मिथेन गैस का उत्पादन करने वाले जो होते हैं उसे कहते हैं मिथेनोजन, में पाए जाते हैं। ठीक है, आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। मैंने बता दिया आपको पहले, कोशिका भित्ति की वजह से ही है एक तरह से इनका क्लासिफिकेशन जो है। यही लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी है। देखा अभी पीछे बताया था ना, इनको सब जगह होता है ये, है ना, जहां दूसरे जीव नहीं रह सकते वहां उस में रह सकते हैं। ठीक है, तो क्यों रह सकते हैं? क्योंकि इनकी कोशिका जो भित्ति है उसकी वजह से ये रह सकते हैं। अब मिथेनोजन जो है अनेक रूमिनेंट जो चारा वारा खाते हैं, दूध वगैरह देते हैं, जैसे गाय भैंस के आंत्र में पाया जाता है और उनके गोबर से मिथेन गैस का उत्पादन करते हैं, मिथेन गैस। ठीक है, मिथेनोजन, जन का मतलब होता है मिथेनोजन, जन का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला, प्रोड्यूस। ठीक है, जैसे पेप्सिनोजन एक सुना होगा आपने पाचन में, तो पेप्सिन का उत्पादन करने वाला पेप्सिनोजन, तो मिथेन का उत्पादन करने वाला मिथेनोजन। उसके बाद में आता है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान, ये वास्तविक बैक्टीरिया एक कठोर कोशिका भित्ति एवं कशाभ चल बैक्टीरिया द्वारा की जा सकती है। अभी अपन ने बात की ये इस चित्र में, तो ये देखेंगे आप, ये जो कशाभ है इनका काम क्या है, यहां चाहो तो लिख लो साइड में, गति में इनका रोल है साहब। क्या है? गति में इनका रोल है। साइनो बैक्टीरिया जिसे नील हरित शैवाल नहीं है, लेकिन शैवाल के जैसे ये काम कर रहे हैं, इसलिए बोल दिया गया ऐसा। में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, खुद का भोजन खुद बनाएंगे। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया एक कोशिक होता है, कॉलोनियल या कोलोनियल बोलते हैं, कॉलोनियल लिख दिया इन्होंने, कोलोनियल, कॉलोनी में रहते हैं ये। ठीक है, अथवा तंतु में ए लवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल है। ठीक है, ए लवणीय जल में रहते हैं, अगर स्थल पे रहते हैं तो स्थल बी से स्थलीय शैवाल भी कह सकते हैं। इनकी क्लोनी या कॉलोनी कर दिया, कॉलोनी प्राय जेली नुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। देखेंगे शलेश में अच्छे है, इसमें ये जेली नुमा है, और कहां फलेंगे फूलेंगे? जो प्रदूषित जल है वहां पर, स्वच्छ जल में नहीं, प्रदूषित जल में ये फलेंगे फूलेंगे। एक एक जो शब्द लिखा है उससे प्रश्न बन सकता है। अब जैसे बैक्टीरिया नो स्टॉक और एनाविना बहुत बार प्रश्न पूछा गया, नो स्टॉक और एनाविना बहुत बार प्रश्न पूछा गया है नीट और पीएमटी में, प्री मेडिकल टेस्ट जिसे पहले कहते थे। ठीक है, पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रासिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। टेट्रासिस्ट नहीं भाई साहब, ये करेक्शन है, ये है हेटेरोसिस्ट।
क्या है, हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट। ठीक है, तो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, अच्छा ये क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्स करते हैं, तो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया वगैरह जो है वो बना देते हैं, एक तरह से जो काम में आते हैं पादप के। तो रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा को एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक है, रसायन का संश्लेषण जो करने वाले बैक्टीरिया उनकी बात हो रही है। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है, नाइट्रोजन तो बता ही दिया, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं, बाकी फास्फोरस, आयरन, सल्फर ये जो पोषक तत्व होते हैं इनका रिसाइकलिंग ये करते हैं, वापस से वो काम में जाए उसमें भी ये प्रयोग में आते हैं। इस पैराग्राफ से बहुत 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन को फिक्स करता है, निम्न में से कौन सा जो है इसके फिक्स करने वाला जो है आपके पास सिस्ट की जो बात कर रहे हैं वो हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट है, नहीं कंफ्यूज नहीं होना, हेटेरोसिस्ट इज द करेक्ट टर्म। चित्र को देख सकते हैं, ये नो स्टॉक का है चित्र जो है, एनामिना का नहीं है, तंतु में शैवाल है, ये भी ध्यान में रखना आपको, तंतु में है, कॉलोनियल है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद परपोषी बैक्टीरिया, ये तो अपन ने बात कर ली रसायन पोषी या प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी की बात कर ले, परपोषी की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो खुद के नोट्स बनाओ तो लिख सकते हो स्वपोषी, या आप चाहो तो लिख सकते हो रसायन दूसरा, और तीसरे में आप लिखोगे परपोषी। अब उसके बाद में इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है खुद के नोट्स बनाना चाहो तो वो यहां से छोटे छोटे लिख सकते हो। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं, इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। अपघटक का मतलब होता है तोड़ने वाले। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स कोई भी है, कॉम्प्लेक्स पदार्थ है, उसको सरल में, जटिल से सरल में, सिंपल में कन्वर्ट कर देगा तो वो एक तरह से हो चुका है अपघटक, और उसको खुद को भी एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये 12th क्लास में बहुत अच्छे से आपको बता रखा है, दूध से दही बनना, शराब वगैरह ये सब बता रखा है, दवाई वगैरह, एंटीबायोटिक। तो ये जो दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, प्रतिजैविक का मतलब एंटीबायोटिक जिसे अपन कहते हैं दवाई वगैरह में, लेग्यूम पादप की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण को तो आपको जो है 13वें शायद 12वें चैप्टर में, 12वें चैप्टर में दे रखा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, ट्रिक भी बताऊंगा उसकी। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्य, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण ये ध्यान में रखना, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस और कैंकर जैसी बीमारियां हो सकती है। यहां पर 5 बता रखी है लेकिन बहुत सारी हो सकती है, पांचों को ध्यान में रखना आपको। ठीक है, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस और कैंकर। ठीक है, हैजा ताई टिट्सा के, हैजा, हैजा टाई, हैजा का मतलब मारवाड़ी में, राजस्थानी लैंग्वेज में होजा, होना जो होता है ना उससे बोलते हैं हैजा। यार हैजा रे यार, तू कर ले यार, ऐसे। हैजा टाई, टाई का मतलब बराबर, टाई हो गया गेम, हैजा टाई। किसका? टिट का, टिट एक बंदे का नाम है, टिट साके, पूरा राजस्थानी में मना रखा टिटसा, मतलब उसका, साके, सा इज्जत के लिए देते हैं, तो हैजा टाई टिटसा के। ठीक है, अब चलते हैं आगे अपन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4-4 जो लाइनें लिखी है वो पूछा गया है, 100% सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं, मतलब सेल डिवीजन इसमें होता है। ये बैक्टीरिया है, ये इस प्रकार से डिवाइड होगी और ये हो गया सब कोशिका विभाजन। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं, नॉर्मली तो ये कोशिका विभाजन से करते हैं, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आ जाती है तो ये क्या बनाते हैं? बीजाणु, और इसको आप यहां देखेंगे। निम्न में से कौन सा विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु बनाता है? 4 ऑप्शन यही देंगे और आपका जवाब होना चाहिए बेसिलाई। ठीक बात, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से, बाकी ऐसा नहीं कह रहा कि बाकी नहीं बना रहा, एनसीईआरटी के हिसाब से। तो विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु बनाते हैं, ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। लैंगिक प्रजनन जब कर रहे हैं एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया, इसका डीएनए इसमें चला जाएगा, इसका डीएनए इसमें चला जाएगा। ठीक, अब आता है माइकोप्लाज्मा, जो सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है नीट वालों का। माइकोप्लाज्मा एक ऐसे जीवधारी जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है, वो क्या है? मोनेरा ही है, लेकिन बाकी में तो होती है।
बाकी मोनेरा के जो सदस्य, ये सबसे छोटी जीवित कोशिका इंपॉर्टेंट है, ये बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती है, तो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन तो दो स्टेटमेंट है, कोशिका भित्ति नहीं होती है और बिना ऑक्सीजन के जीवित रहने वाली सबसे छोटी कोशिका है ये जो तीनों लिखे हैं बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया आपको बता रखा है, चित्र दे देगा और ये यहां पर पूछेगा उपरोक्त चित्र के बारे में या निम्न चित्र के बारे में सही कथन है। जुड़ता हुआ बैक्टीरिया, अब लोग बाग सोचेंगे हाँ यार सर ने बताया तो था कि ये क्या करते हैं, जुड़ते हैं कभी कभी, नहीं ये क्या करते हैं, संयुग्मन वगैरह पहले अपन ने बताया था, है ना। कि उसके बाद में लिखेंगे विभक्त होता हुआ, उसके बाद में लिख देंगे डीएनए का एक्सचेंज। तो आपको ध्यान में रखना चित्र के नीचे क्या लिखा है, विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया। क्लियर है, चलते हैं आगे। प्रोटिस्टा जगत, सभी एक कोशिक यूकैरियोट को, एक कोशिक प्रोकैरियोट को अपन ने रखा मोनेरा में, एक कोशिक यूकैरियोट को अपन ने रखा है प्रोटिस्टा में। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई। अभी आगे आएगा क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट्स, वो जो आएगा सबसे लास्ट वाले में, उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है एनसीईआरटी वालों ने, आसानी से समझ में आता है। जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं है। मैं अगर बनाऊं पेपर तो यही पूछूंगा निम्न में से कौन सी जगत की सीमाएं ठीक तरीके से निर्धारित नहीं है, क्योंकि इजी जो होता है उसे स्टूडेंट छोड़ते हैं। इजी लाइन हाँ नहीं है तो नहीं है, हमारे ध्यान से उसको एक एक दिमाग में एक एक लाइन जो है स्टेटमेंट फिट हो जाना चाहिए। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। तब बोला इसमें निर्धारित नहीं है, लेकिन क्यों, क्योंकि जो जीवधारी है, जो साइंटिस्ट है, एक जो जीव है वो अगर प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो वो प्रोटिस्टा में है एक के लिए, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा। दूसरा कह रहा है कि नहीं प्रकाश संश्लेषण कर रहा तो ये पादप है। ठीक है, तो इसकी सीमाएं जो है निर्धारित नहीं है। 5 क्लास में से अपन पढ़ रहे हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड्स, अल्पंग कवक और प्रोटोजोआ, सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। इस पुस्तक में, ना कि किसी दूसरे में या गूगल आप करोगे तो, ठीक है, कुछ भी बता सकते हैं वहां पर। इस पुस्तक में प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं, यूकैरियोटिक होने के कारण उनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक, वो नहीं बताने की जरूरत है बार बार, एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ प्रोटिस्टा में कशाभ एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, गति के लिए काम में आएंगे। तो मोनेरा में भी मिल रहा था अपने को, यहां पर भी मिलता है गति के लिए। ये जनन की बात करें तो अलैंगिक और कोशिका संलयन एवं युग्मन, जो जाइगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। एक एक टॉपिक में बता रखा है अलग अलग से। ठीक है, कोशिका संलयन मैंने बता दिया, कोशिकाएं जुड़ती है। युग्मनज में जो युग्मक होते हैं वो आपके पास जुड़ते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और अलैंगिक में तो कहना ही क्या, अलैंगिक में तो कहना ही क्या। तो पहला आता है क्राइसोफाइट। कौन सा फाइट, क्राइसोफाइट। तो इस समूह के अंतर्गत डाइएटम और सुनहरे शैवाल आते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, ना जाना यार कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं इनसे, समझ में ही नहीं आता। एनसीईआरटी छोटी पड़ रही है, अब तो क्वेश्चन कहां से बनाए, फिक्स हो चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, डाइएटम तथा सुनहरे शैवाल, जिसे अपन कहते हैं डेस्मिड, क्या कहते हैं, डेस्मिड, सुनहरे शैवाल, चमकने वाले जो शैवाल होते हैं उसे वो कह रहे हैं। तो ये कहां मिलता है, सामान्य इसमें पहले बोल दिया कि ये क्या है, ये जो है प्रोटिस्टा के जो सदस्य वो जलीय है, लेकिन जलीय में क्या समुद्री है, स्वच्छ जलीय, लवणीय, वो नहीं बताया इसमें। तो अब ये बता रहा है कि ये स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाया जाता है। कौन, क्राइसोफाइट। बाकी का नहीं बोल रहा, केवल क्राइसोफाइट के लिए बोल रहा है। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जल धारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। बहुत छोटे होते हैं, जल धारा के साथ ही बहते हैं। बोले जहां ले जाए जाने कहां, पानी पानी। तो डाइएटम में कोशिका भित्ति साबुन दाने की तरह इसी के अनुरूप दो अति छादीस कवच बनाते हैं। साबुन दानी कैसी होती है भाई साहब, एक नीचे जहां छोटे छोटे छिद्र होते हैं, यहां आप साबुन रखते हैं जिससे कि ये गीला हो तो पानी नीचे चला जाए। इसका इस प्रकार से कवर कुछ होता है, देखा जाए तो नॉर्मली तो यही होती है साबुन दानी। तो इस प्रकार से दो जो है साबुन दाने की, ठीक है, ये बीच में अपना क्या हो गया, बीच में अपना क्राइसोफाइट का जो भी मेंबर है वो हो गया, एक कवर ऊपर, दो कवर, ये दूसरा कवर नीचे। तो अच्छे छादित कवच बनाती है। इन भित्तियों में सिलिका होती है, जो भित्ति होती है इसमें क्या होती है, सिलिका, मिट्टी, जिस कारण ये नष्ट नहीं होता है। इस प्रकार मृत डाइएटम अपने परिवेश में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ देते हैं। अब जो मरेगा, अब मरेगा तो सिलिका तो नष्ट नहीं हो रही, तो जहां पर भी जिस भी पानी में है, जिस भी जलीय वातावरण में, चाहे समुद्री हो चाहे जो भी स्वच्छ है, तो वहां पर ये छोड़ देगा अपने जो भी है अवशेष को, कोशिका भित्ति के अवशेष को। ये तो मर चुका है, कोशिका भित्ति के अवशेष यहाँ पर रह जाएंगे साहब, सिंपल से इस प्रकार से।
तो करोड़ों वर्ष में जमा होने के इस अवशेष को कहते हैं डाई एटमी मृदा, डाई एटमेशियस अर्थ कहते हैं, इससे मृदा कहते हैं इसे, ठीक है। कण में होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेल तथा सिरप के निस्संदन में, मतलब फिल्ट्रेशन में काम में आता है, फिल्टर करने में, ठीक है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो है ही, मैं कह रहा हूं बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इसमें से मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा छूटा है लाइन जो है। फिर आता डाइनोफ्लेजिलेट, ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री होते हैं। वो जो था क्राइसोफाइट, टेबल बना लेना आप, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, टेबल बना लेना। ये जो है दोनों प्रकार का था इसमें, स्वच्छ और समुद्री। ये जो है ये क्या है, ये है समुद्री। प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल रंग के दिखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन इन्होंने किया तो रंग के आधार पर किया एक तरह से। इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती, इंपॉर्टेंट है, बाहर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती। अधिकतर डाइनोफ्लेजिलेट में दो कशाब होते हैं, याद रखने के लिए आपको यही रखना है, डाइनो, डाई आता है इसमें, डाई का मतलब होता है दो, तो कितने कशाब हैं, दो। फ्लेजिलेट जो लिखा है वो फ्लेजिला शब्द से आया है, जिसे बोलता है कशाब, तो कशाब कितने हैं, दो। तो एक तो होता है लंबवत और दूसरा होता है अनुप्रस्थ, लंबवत अनुप्रस्थ, आगे बात समझ में, इस प्रकार से। तो लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित रहता है। जो भित्ति है, ये भित्ति पट्टिका है जो इसकी खांच में उपस्थित रहता है, मतलब जो जगह है यहां पर उसमें उपस्थित रहता है। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद ठीक है। प्राय लाल डाइनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लग जाता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाता है। उदाहरण है गोनियालेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोनियालेक्स जो है, जो लाल डाइनोफ्लेजिलेट है, वो अगर उसमें विस्फोट होना, विस्फोट होना क्या मतलब है, उसकी संख्या अचानक से बढ़ जाना, बढ़ती रहती बढ़ती रहती बढ़ती रहती, फिर वो फट जाता है। तो क्या होता है, पूरा समुद्र जो है वो लाल दिखने लग जाता है। और ये जो लाल तो दिख रहा है वो जो एक तरह से टॉक्सिक है, विषैला है। अब समुद्र में तो ऐसा तो है नहीं कि पेटेंट करवा रखा है कि साहब हम ही रहेंगे, प्रोटिस्टा ही रहेंगे, तो मछलियां भी हैं, दूसरे छोटे जीव भी हैं, छोटे मोटे, तो वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना, गोनियालेक्स। कौन सा लेक्स, गोनियालेक्स। तीसरा आता है यूग्लिनोइड। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले, अब देखेंगे भाई साहब, जो तीसरा कॉलम आप यूग्लिनोइड बना रहे हो तो उसमें क्या लिखेंगे, स्वच्छ जल। पहले में दोनों प्रकार का जल था, दूसरे में समुद्री, तीसरे में आपके पास आ गया स्वच्छ जल। इनकी कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है, जो इसकी रचना को लचीला बनाती है, ठीक है। यहां पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं थी, यहां पर प्रोटीन की है। सेल्यूलोज जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये जो है प्रोटीन है, जिसे पेलिकल कह रहे हैं। ये सॉफ्ट है, एक तरह से लचीला बना रही। इसमें भी दो कशाब होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आगे की जो 3 लाइनें लिखी है, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तो ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार करके परपोषी की तरह कार्य करेंगे, ठीक है। आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाने जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है यूग्लिना, और चित्र ये देखा आपको, जो चित्र दे रखा है, ध्यान में रखना है। इसमें से 2 ही प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो कोशिका भित्ति जो होती है किससे बनी होती है, प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है पेलिकल, और प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी और अनुपस्थिति में परपोषी के जैसे काम करेगा। एग्जाम्पल ध्यान में रखना, यूग्लिनोइड, यहां पर हो गया गोनियालेक्स, ठीक है। अरे क्लियर है। अब आगे आता है अपना अवपंक कवक, तीसरा। पहला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो अवपंक कवक को मृतपोषी प्रोटिस्टा है ये, ठीक है। कवक लिखा है इसने, लेकिन कवक नहीं है ये। क्या कवक लिखा है, लेकिन ये कवक नहीं है। ये सड़ती हुई टहनियों, और अब जैसे यहां इसने कवक लिखा ना अवपंक कवक, वैसे अपन ने बोला साइनोबैक्टीरिया, नीला हरा शैवाल, लेकिन वो शैवाल नहीं है, वो बैक्टीरिया है। 2 शब्द अभी तक आए हैं जो कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं, ठीक है। मृतपोषी है ये। मृतपोषी मतलब अब टहनियां जो है टूट चुकी है, वो सड़ रही है, पत्ते टूट चुके हैं, वो सड़ रहे, तो मरी तो गए, पौधे के थोड़ी जुड़े हुए।
अनुकूल परिस्थितियों में यह समूह प्लाज्मोडियम बनाता है जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाता है। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ में होता है। जब अनुकूल परिस्थिति है तो ये क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से कई फीट तक लंबा हो जाएगा ये, और ये जो समूह बना रहे हैं इस समूह को अपन कह रहे हैं प्लाज्मोडियम। कौन सा मोडियम? प्लाज्मोडियम। ये अनुकूल है, लेकिन जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में आते हैं तो ये बिखर जाएगा। ये अलग बोले चलो, ये अलग बोले चलो, ये अलग बोले चलो। तो जैसे वायु वगैरह है, ठीक है, तो उससे ये क्या होंगे, प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर जाएंगे और बिखरने के बाद में वापस से नया जो है वो उनका प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है, तो बीजाणु युक्त प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बना देते हैं। इसमें बीजाणु होता है, स्पोर होते हैं, जो एक तरह से अलैंगिक में आ जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट आता है अपना प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी हैं, इंपॉर्टेंट है, कोई अपवाद नहीं है। तो या तो वो परभक्षी हो सकते हैं या परजीवी हो सकते हैं, दूसरों पर निर्भर रहेंगे। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी, एनिमल किंगडम में भी इसका डिस्कशन करते हैं। एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर चलते हैं तो एनिमल किंगडम में भी इसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो जंतु है उसके रिलेशन की बात करें तो प्रोटोजोआ उसके सबसे निकटस्थ बताया जाता है, संबंधी बताया जाता है। बोले हाँ रिलेशन वाले हैं, संबंधी है। इसको 4 प्रमुख समूह में बांटा गया है। अमीबीय, पहला है अमीबीय, दूसरा आएगा कशाबीय, तीसरा पक्षमाबीय और चौथा आएगा स्पोरोजोआ। नाम जो है इनका जो लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके आधार पर दिया गया। अमीबीय, अमीबा आपने सुना होगा। तो ये जीवधारी जो है स्वच्छ जलीय है, समुद्री जलीय तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूट पाद का मतलब होता है शूडोपोडिया, शूडोपोडिया, फॉल्स फीट जिसे अपन कहते हैं। फीट का मतलब पांव होता है, फॉल्स का मतलब सत्य नहीं है, वो असत्य है। शूडोपोडिया भी कहते हैं, कूट पाद जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पांव जो काम करता है, अपने पांव क्या करता है, गति में काम करता है। तो उसमें भी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं जो गति में सहायता करती है एक तरह से, और जो दूसरे जीव है उनको उनका भक्षण करता है। जैसे ये आपके पास कुछ इस प्रकार से, अब यहां ये कोई जीव इसके निकट आया तो ये क्या करेगा, यहां से और यहां से इसके जो पाद है उसको यहां पर दोनों तरफ से लेके आएगा और इसको अंदर ले लेगा और फाइनली इसको पूरा अंदर ले लेगा। ठीक है, तो गति भी हो गई और इसका भक्षण भी हो गया। तो अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। जो समुद्र में है उन पर क्या होता है, सिलिका के कवर होते हैं। तो सिलिका ध्यान में रखना आपको, सिलिका 2 बार अपन ने पढ़ लिया है, पहले भी अपन ने पढ़ लिया है डेस्मिड डाइनो, उसमें बात कर ली थी जो सुनहरे शैवाल जिसे अपन ने कहा था। ठीक है, इसमें से कुछ एंट अमीबी परजीवी होते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इसका पूरा नाम है, एंट अमीबी। तो ये आपके पास प्रोटोजोआ का पहला प्रकार है। ठीक है, ओपन कवक का चित्र है ये पैरामीशियम जो आपको बता रखा है, जूते के जैसी संरचना आपको देखने को मिल रही है, अभी आएगा इसका। पक्षमाबी प्रोटोजोआ में आता है ये। दूसरा है कशाबी, मतलब इसके ऊपर कशाब होते हैं। तो इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कशाब पाया जाता है, जैसे मैंने बता दिया, जो कैरेक्टरिस्टिक है उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। परजीवी कशाबी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होता है, जिसे निद्रालु व्याधि या स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इंग्लिश में भी ध्यान में रखना आप, स्लीपिंग सिकनेस, निद्रालु व्याधि मतलब आदमी जो है उसको इतनी नींद आती है कि 24 में से 23 घंटे उसको सुला लो, 22 घंटे सुला लो, और एक टाइम ऐसा होता है कमजोरी आते आते खत्म, टाटा गुड बाय। ठीक है, तो उदाहरण लिखा है इसका ट्रिपेनोजोमा, स्लीपिंग सिकनेस कशाबी से होता, ना कि पक्षमाबी से। इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता पक्षमाबी प्रोटोजोआ। ये जलीय, अच्छा ये पूछा गया है, ठीक है, इसका मतलब पूछा गया है। ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले हैं। एक्टिवली इनका मूवमेंट होता है जल में, क्योंकि इनके शरीर पर क्या होता है, हजारों की संख्या में पक्षमाभ होते हैं। तो इस चित्र को आप देखें भाई साहब, तो ये साइड में यार छोटे छोटे दिख नहीं रहे इसमें, यहां कहीं जैसे साइड में बहुत हजारों की संख्या में क्या होते हैं, पक्षमाभ होते हैं इस पर, जिसकी वजह से ये गति करते हैं एक साथ। ठीक है, इसमें एक गुहा होती है, ग्रसिका होती है, जो कोशिका की सतह पर बाहर की ओर खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है, जैसे पैरामीशियम। यहां आप इसमें तो नहीं दिख रही है कहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखना कि ये कहीं
होती है, जो जगह होती है उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ ये पैरामीशियम के जो है एक पक्षमाभ वो गति करेंगे यहाँ पर, और गति करने के साथ साथ में इनकी गति भी होगी, भोजन जो है वो भी अंदर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। गुलेट ग्रसिका जिसे अपन कह रहे हैं ओपनिंग से, पक्षमाभी है, पक्षमाभ से पैरामीशियम ध्यान में रखना, पै से पे एग्जाम्पल याद रखना आपको, पैरामीशियम। बाकी कशाभी में ट्रिपनोसोमा अपने आप से याद हो जाएगा। और सबसे लास्ट में लिखा है स्पोरोजोआ, मतलब मलेरिया तो आपने सुना होगा, 12th क्लास का जो 8वां चैप्टर है उसके अंदर आता है मलेरिया। तो स्पोरोजोआ जो है इसमें ऐसे जीव आते हैं जो आपका बीमारी मतलब ग्रसित कर सकते हैं आपको रोग से। तो इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिसके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु, स्पोरोजोआ जो लिखा है स्पोर शब्द से है एक तरह से, स्पोर हिंदी में बोलते हैं बीजाणु, ठीक है। बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम है, मलेरिया प्रतिजीवी परजीवी है प्रजाति है जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचने वाला प्रभाव पड़ा है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है, बीजाणु जैसी अवस्था है जो मच्छर में और दूसरा मनुष्य में अपना जीवन साइकिल जो लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है 2 में, ठीक है। तो ये 12th क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान आपको क्या रखना, चारों में से ही प्रश्न पूछ सकता है, एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ही। अमीबिया में आपको ध्यान में रखना एंटामीबा, हिस्टोलाइटिका कूटपाद होते हैं इसके अंदर जिससे वो पकड़ता है। कशाभी में आपके निद्राली व्याधि स्लीपिंग सिकनेस जिसे अपन कहते हैं ट्रिपनोसोमा। पक्षमाभ में पैरामीशियम आपके पास आता है, और स्पोरोजोआ की बात करें तो मलेरिया वाला आता है, ठीक है। तो यहां ये कंप्लीट होता है दूसरा। अब तीसरा अपने पास आता है जगत, वो है कवक या फंजाई जगत। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट तो एक एक खड़ी पाई है, एक एक कोमा है, इसमें पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो परपोषी जीवों में फंजाई का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। कितनी अच्छी लाइन लिखी है, विशेष अद्भुत स्थान। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता मिलती है। आकार अलग अलग हो सकता है, अलग अलग जगह रह सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है कि एक ही जगह रहे या एक ही प्रकार की जगह में रहे। आपने नम रोटी वे सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा, देखा ही होगा यार, ब्रेड पे देखा होगा, नहीं तो अचार में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। सामान्य छत्रक जिसे कहते हैं मशरूम तथा कुकुरमुता टोडस्टूल भी फंजाई हैं, ध्यान में रखना। एग्जाम्पल लिखे हैं, बाद में नहीं दे रखे हैं, जो टाइप बता रखे हैं ना इसका फाइकोमाइसिटी रेस्कोमाइसिटी, उसमें ये शब्द नहीं लिखे हैं, ये यहां पर आपको लिखे हैं, तो ध्यान में रखना, ठीक है। मशरूम कुकुरमुता या टोडस्टूल कहते हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। सरसों जो है उसकी पत्तियों पर सफेद सफेद धब्बे अगर हो जाते हैं तो वो फंगस होता है, मोस्ट कॉमनली, कंफर्म नहीं, मोस्टली फंगस होता है परजीवी। कुछ एक कोशी के फंजाई, फंजाई जो एक कोशी की हो सकता है, बहुकोशी की हो सकता है, जैसे यीस्ट, बहुत अच्छा यीस्ट 12th क्लास में भी आता है, शराब वगैरह वाले चैप्टर में, ठीक है। तो इसका उपयोग जो है रोटी जिसे ब्रेड वगैरह बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट इसे कहते हैं, ठीक है, बनाने वाला, और बियर बनाने के लिए आता है। अन्य फंजाई पौधे तथा जंतुओं के रोग के कारण होता है, मतलब इसका उपयोग भी है, दुरुपयोग भी है, सब कुछ है। मशरूम वगैरह तो खेती करते हैं लोग, बाग खाते हैं, सरसों पर भी रहता है तो वो अपना नुकसान है, रोटी और बियर बनाना तो फायदा है, ठीक है। रोग कारक करा तो नुकसान है वापस से, तो एक फायदा एक नुकसान ही गिना रहा है। उदाहरण के लिए गेहूं में किट रोग पक्सीनिया के कारण होता है, ध्यान में रखना है। पक्सीनिया किट रोग गेहूं में नॉर्मली तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कभी कभार मिलता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है, मतलब एक तरह से दवाई जिसे अपन कह सकते हैं उसके रूप में काम में आता है। पेनिसिलियम नोटेटम इसका पूरा नाम है, 12th क्लास में हो रहा होगे तो ध्यान में रखना। अभी आपको क्या करना है, जो पूरा पैराग्राफ लिखा है यहां से लेकर यहां तक, इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मशरूम लिख दिया, एग्जाम्पल आपने कुकुरमुता लिख दिया, उसके बारे में कुछ भी नहीं बता, खाली छोड़ दीजिए, कवक के उदाहरण लिख के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में आप लिखेंगे, जैसे यहां पर अपने पास आया है, जैसे यीस्ट आया है तो यीस्ट आप लिख दो, इसका जो उपयोग है वो लिख दो। उसके बाद में पक्सीनिया आया है तो पक्सीनिया लिख दो, उसके बाद में किट रोग लिख दो, ठीक है। अपने पास पेनिसिलियम आया तो पेनिसिलियम लिख दो और प्रतिजैविक लिख दो। तो इस प्रकार से जो जितने भी एग्जाम्पल है 5-7 वो लिखेंगे, तो ये जो पैराग्राफ में कंफ्यूजन होता है वो अपने को नहीं होगा, ठीक। फंजाई विश्वव्यापी सब में होते हैं, AIPMT का प्रश्न है ये, जहां तक याद है 14 या 15 में पूछा गया है। जो हवा, जल, मिट्टी तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं, ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखा है? नहीं सोचा? तो जवाब ये बता रहा है हाँ, इससे
हम अपने भोजन को देखते रहे, वो फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। बस मिल गया जवाब, क्यों रख रहे हैं उसके अंदर। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो यहां पर बता रहा है, लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है। फंजाई जो तंतु में, लेकिन यीस्ट जो एक कोशिका इसका अपवाद है, ठीक है। यीस्ट के बारे में आप प्रॉपर्टी अलग से लिख लो, क्या क्या काम में आ रहा है, क्या क्या इसके लक्षण है। यीस्ट यहां पर ये काम में आ रहा था, आगे और आएगा भी, एक कोशिकी है वो, तो इसका अपवाद है, वो तंतु में नहीं है, ठीक है, बाकी तंतु में ही होते हैं। ये लंबे होते हैं, पतले धागे की तरह की संरचना होता है, जिसे कवक तंतु कहते हैं। तंतु में है, इसका मतलब ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये लंबे होते हैं धागे के जैसे। अब इसको समझना, ये क्या कह रहा है, कवक तंतु के जाल को, ये कवक तंतु है इस प्रकार से, एक ये ऐसा, दूसरा ये कवक तंतु है, कवक तंतु, कवक तंतु है। अब इसका जो जाल है एक से अधिक है, जैसे मान लो इस प्रकार से, ठीक है, ये एक से अधिक हैं अगर, तो इसे अपन कहेंगे कवक जाल। कवक तंतु के जाल को कहेंगे कवक जाल, ये हो गया अपना कवक जाल, और इसे इंग्लिश में कहते हैं माइसीलियम। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, जिसमें अब जिसमें इसमें से कुछ कवक तंतु की बात करें, जैसे मैं एक यहां पर ले लेता हूं, ये एक मैंने ले लिया, ये कैसा है, नलिकाकार है, जिसमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य होता है। अब जैसे मान लो ये कवक है, इसके अंदर ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में एक से अधिक केंद्रक हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, एक कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पॉसिबल है। जब, क्योंकि कोशिका विभाजन की बात करें तो उसमें पहले तो होता है केंद्रक विभाजन, उसके बाद में होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, ठीक है। जैसे मान लो ये कोशिका है, ये केंद्रक है, तो पहले इसमें एक से दो केंद्रक होते हैं, उसके बाद में ये दो कोशिका यहां पर बन जाती है कोशिका द्रव्य विभाजन के बाद में। तो अगर ये वाले स्टेज नहीं आके इस केंद्रक की बात करें, एक से दो बने, फिर दो से चार बन गए केंद्रक, फिर चार से आठ बन गए, तो वो बहुकेंद्रित अवस्था आ जाती है। इसी के बारे में कह रहा है कि बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसे संकोशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकोशिकी कवक तंतु कहते हैं, ठीक है। कुछ जो नलिकाकार होते हैं उसमें एक से अधिक केंद्रक होता है, उसे कहते हैं संकोशिकी कवक तंतु। अन्य कवक तंतुओं में पट्टी होते हैं, मतलब पट्ट होते हैं उसके अंदर, ये कुछ इस प्रकार से, पट्ट का मतलब डिवाइड करने वाला, ठीक है, पट्ट का मतलब डिवाइड करने वाला, एक तरह से अलग अलग कह सकते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन के और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। पांच बार प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अधिकांश फंजाई जो होते हैं वो पर पोषित होते हैं, दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये मृत बस्ट्रेट जो लिखा है उसे अपन कहते हैं सबस्ट्रेट क्या कहते हैं इसे? सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट का मतलब समझते हो आप, क्रियाकारक एक तरह से। तो वो जो मृत सबस्ट्रेट है से घुलनशील, उसमें से जैसे कोई ये है, इसमें से जो घुलने वाला है कार्बनिक पदार्थ उसको अवशोषित कर लेता है, और इसीलिए इसे कहते हैं मृत जीवी, क्योंकि मृत जो पदार्थ है उस पर निर्भर कर रहा है, तो मृत जीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती है उसे परजीवी कहते हैं। जो मरे हुए पे है वो तो मृत जीवी, जो जीवित पे है वो परजीवी। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकता है, ऐसे फंजाई को सहजीवी कहते हैं, साथ साथ जीवन यापन करना। अब बोले कि साहब परजीवी को सहजीवी क्यों नहीं कह सकते? परजीवी में क्या है कि जो मान लो ये मेरे पास कवक है और ये मेरे पास कोई दूसरा जीव है, ये उसके ऊपर निर्भर है, ठीक है, ये यहां से इसका पोषण ले रहा है, लेकिन इसके बदले में इसको कुछ दे नहीं रहा। लेकिन सहजीवी में ये कवक और ये कोई दूसरा जीव, सहजीवी में ये इसको कुछ ना कुछ देगा और ये जो है इसको पोषण देगा, दोनों एक साथ साथ अब काम निकाल रहे अपना, वो हो गया सहजीवी, ठीक है। सहजीविता 12th क्लास में आता है, वैसे तो बाद की बात है। तो फंजाई में जनन की बात करें तो जनन जो है कायिक खंडन, टूट सकता है, विखंडन, मुकुलन। मुकुलन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था पहले चैप्टर में। मुकुलन में ये कोई सेल है या कोई फंजाई है तो इसकी छोटी सी ग्रोथ बाहर की ओर निकलेगी और उसके बाद में ये अलग अलग हो जाएंगे दोनों, तो वो मुकुलन हो गया, ठीक है। अलैंगिक जनन की बात करें तो बीजाणुओं से होता है, जिसे कोनिडिया कहते हैं, बीजाणुओं से होता है जिसे कोनिडिया कहते हैं अलैंगिक जनन। अथवा धनी बीजाणु अथवा चल बीजाणु। चल बीजाणु मतलब जो चल सकता है, चल सकता है मतलब वहां फ्लैजिला वगैरह की बात करते हैं अपन, मतलब जो कशा पक्षमा भवन में पढ़ा उसकी बात करते हैं, जहां पर भी चल शब्द यूज में आता है, ठीक है। लैंगिक जनन निश्चिकता अंड या ऊस्पोर। लैंगिक जनन की बात करें, तीनों इसने बता दिया है, अलैंगिक, लैंगिक और जो कायिक की बात करा, ठीक है। तो ऊस्पोर, एस्कस बीजाणु या बेसिडियम, ये अभी आपको समझ में आएगा। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज में एस्कस, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियम, ठीक है। तो ये शब्द काम में लेते हैं।
तो विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होता है, जिससे अपन कहते हैं फलनकाय, इंग्लिश में कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी। क्या कहते हैं? फ्रूटिंग बॉडी। फलनकाय या फ्रूटिंग बॉडी इसे अपन कह रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? जो बीजाणु जो बन रहे हैं उस कहां पर बन रहे हैं? वो फलनकाय पर बन रहे हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन की जो अवस्था बता रखी वो अपन देखते हैं यहां पर क्या बता रखी और क्या नहीं बता रखी। लैंगिक जनन की जो अवस्था है ना, बहुत सारी बुक में यहां से चित्र बना बना के प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो अच्छा है। क्वेश्चन जो है यहां पर केंद्रक जो जिसमें द्विकेंद्र रहता है, डाइकैरियन, उससे पूछा गया है। डाइकैरियन, डाई का मतलब होता है दो, कैरियो का मतलब मैंने आपको बता दिया है, न्यूक्लियस या केंद्रक जिसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, पहले में क्या होता है? 2 चल अथवा HL युग्म। चल का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है, या HL जिसमें गति नहीं होती, उसके युग्मकों के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। जैसे मान लो ये मेरे पास युग्मक है इस प्रकार से, अब इसमें क्या होगा? ये केंद्रक है। अब ये जब जुड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। अभी केंद्रक है वो नहीं जुड़े, अभी केवल क्या हुआ है? प्रोटोप्लाज्म जो है उसका संलयन हुआ है। इस प्रक्रिया को, पहले स्टेप को अपन कहते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, ठीक है, गैमेट्स का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका जुड़ना, युग्मक को बोलता है गैमेट। तो वो शब्द समझो आप। फिर उसके बाद में क्या था? 2 केंद्रकों का संलयन होता है, जिसे केंद्रक संलयन कहते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ? ये केंद्रक जो थे 2 से 1 हो गए, तो इसे अपन कहते हैं केंद्रक संलयन। कैरियोगेमी जिसे अपन कहते हैं। कैरियोन शब्द का मतलब मैं आपको बता दिया हूं पहले ही। कैरियोन जो शब्द है उसका मतलब होता है केंद्रक। युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना, लैंगिक जनन में क्या लिखा है? संयोज्य संगम के दौरान 2 अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयन हो जाते हैं। ठीक है, कुछ फंजाई में 2 गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई जैसे एस्कोमाइसिटीज में मध्यवर्ती द्विकेंद्रक अवस्था N+N अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक बनते हैं, इसे कहते हैं केंद्रक युग्म। ये जो है ना, ये वाली स्टेज की ये बात कर रहा है यहां पर। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें तो फटाफट से केंद्रक संलयन हो जाता है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी है कवक जिसमें केंद्रक मतलब प्रोटोप्लाज्म का संलयन तो हो चुका है, लेकिन केंद्रक अभी भी 2 हैं, द्विकेंद्रक उसे अपन कह रहे हैं। ठीक है, डाइकैरियन फेज उसे अपन कहते हैं इस फंगस को, प्रावस्था को। बाद में पैतृक केंद्रक संलयन होता है, कुछ समय बाद में ये संलयन हो जाते हैं और कोशिका द्विगुणित हो जाती है, क्योंकि ये N है, ये N है, ये N+N है और ये क्या है? 2N है। ठीक है, अब वापस है N अगर आपको बनाना ऊपर की ओर, इसमें करवा दो अर्धसूत्री विभाजन या न्यूनीकरण विभाजन जिसे कहते हैं, मियोसिस जिसे अपन कहते हैं। तो बाद में पैतृक केंद्रक संलयन हो जाता है और कोशिका द्विगुणित हो जाती है। फंजाई फलनकाय बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, जैसे अभी आपने बताया था यहां पर बीजाणु वगैरह बनाने के लिए फ्रूटिंग बॉडीज ही बनाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जहां से बीजाणु निकलेंगी, जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, इसके कारण अगुणित बीजाणु। अब ये जैसे फ्रूटिंग बॉडीज बन गई यहां पर, ये क्या है? फ्रूटिंग बॉडी फलनकाय। यहां पर क्या होगा कि आपके पास क्या होगा? इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी, जैसे मान लो एक ही फ्रूटिंग बॉडी, इसमें आपके पास होगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में वापस से N बन जाएगा, ये 2N से वापस से क्या बन जाएगा? N बन जाएगा। तो N यहां पर है, N कहीं और से आएगा, तो इनका वापस से संलयन होगा और वापस से वही जो प्रोसेस है पूरी की पूरी रिपीट होगी। और जो मैंने पहला चित्र आपको बताया था, जैसे यहां इस चित्र को आप देख सकते हो। ठीक है, किस किस प्रकार से ये वो बनाते हैं अपने पास माइसीलियम वगैरह, कवक जाल वगैरह। ठीक है, इस प्रकार से। तो कवक जाल की आकार की बीजाणु बनने तथा फलनकाय बनने की विधि विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभाजित करती है। आधार बनना, तो क्लासिफिकेशन हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई तो आधार यहां पर हो गई। और आधार इसने बोला एक तो आकार की, किसके आकार की? कवक जाल की आकार की बीजाणु बनना और फलनकाय बनने की जो विधि है, एक तो आकार की, एक बीजाणु बनना और एक फलनकाय बनने की जो विधि है, वो आधार है कवक जाल का, उसका विभिन्न वर्गों में विभाजित करने का। ठीक है, तो पहला अपने पास आता है फाइकोमाइसिटीज। कौन सा सिटी? फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज जो जलीय आवास में सली गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों तथा अन्य पौधों पर एक विकल्प, मतलब उनके पास कोई विकल्प नहीं है,
किसी आम के पौधे पर कोई कवक सर्वाइव करा तो उसी पे कर रहेगा, अगर उसको आम नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा। वो है ए विकल्पी, उसके पास विकल्प नहीं, परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कवक जाल एक पट्टी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी अपन चारों देखेंगे यहाँ क्लासिफिकेशन में, जो आपके पास विभिन्न वर्ग देख रहे हैं, उसमें कवक जाल कैसा होता है, पट्टी होता है, पट्टी होता है, एक केंद्र की होती है, बहु केंद्र की होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बीजाणु का बस आप चाहो तो जैसे पहले में अपन ने बनाई थी ना टेबल, उसमें सेम ऐसे इसमें बना लो, फाइको, एस्को, बेसिडियो, जो चारों अपने पास, ठीक है। तो कवक जाल एक पट्टी होता है, मतलब उसके अंदर पट नहीं होता है, सेप्टा, पट को कहते हैं सेप्टा, और सेप्टा का मतलब होता है विभाजित करने वाला। कवक जाल जो है उसको कोई विभाजित नहीं कर सकता, ठीक है, वो होता है ए पट्टी, मतलब उसको विभाजित करने वाली स्ट्रक्चर नहीं होती है। अपन तो कर सकते हैं, विभाजित करने वाली इसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं होती और बहुकेंद्रित होती है, बता दिए पहले। अलैंगिक जनन जो है चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। तो आप लिख लीजिएगा फाइकोमाइसिटीज, जैसे इसमें आपको इस प्रकार से बनाना है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब यहां आप लिख लीजिएगा कवक जाल, ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा बीजाणु, उसके बाद में जो भी आता है लिख लीजिएगा। कवक जाल कैसा होता है तो यहां लिख लीजिएगा ए पट्टी ए। बीजाणु कैसे है, इसके अंदर चल अथवा एचल दोनों मिलते हैं। एस्कोमाइसिटीज में चलेंगे तो वहां आपको लिख लेना है, जिससे आसानी से काम अपना हो जाएगा, ठीक है। तो ये बीजाणु धानी में, ये बीजाणु धानी में अंतर जातीय उत्पन्न होते हैं। कौन, ये जो चल और या एचल है, ये फ्रूटिंग बॉडीज की अपन ने बात की थी, ये फ्रूटिंग बॉडीज है। इस फ्रूटिंग बॉडीज, ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो है यहां पर अंतर जातीय, अंदर की ओर उत्पन्न होते हैं, फिर बाहर आ सकते हैं। यहां कहीं अंदर की ओर उत्पन्न होते हैं जो बीजाणु, ठीक है। बहिर्जात का मतलब यहां इस फ्रूटिंग बॉडी के यहां कहीं होगा, ऐसा समझ लो इसको सिंपल सा समझने के लिए, ठीक है। अरे क्लियर है। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं, एक युग्मक ये, एक युग्मक ये, दोनों संलयन हो गए, युग्माणु बन गए। इन युग्मकों की आकार की अगर सेम है, ये युग्मक ए और ए ये सेम है, तो इसे अपन कहेंगे सम युग्मक। अगर इनकी आकार की सेम नहीं है, ए और बी, अरे ऐसा लिख लो यार, ये लो ये सेम है, सम युग्मक, ये सेम नहीं है, ये विषम युग्मक, बस। तो सम युग्मक हो सकते हैं या ए सम युग्मक या विषम युग्मक हो सकते हैं। उदाहरण लिखा है म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो, सरसों पर बताया था, सफेद जो हो जाता सफेद सफेद, राइजोपस को कहते हैं रोटी का कवक, पहले ही बता चुके हैं, ये भी बोल रहा, परेशान हो गया बेचारा, ठीक है। चित्र जो है म्यूकर का ये रहा अपने पास, ये जो आपको बताया था पहले वाला जो चित्र है, ये किसका है, म्यूकर का, ठीक सा। चलो उसके बाद में आता है एस्कोमाइसिटीज, इसे सामान्यतः थैली फंजाई कहते हैं एस्कस, थैली फंजाई इसे कहते हैं। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसिटीज एक कोशिक, जैसे यीस्ट हो सकता है, सेक्रोमाइसिस जैसे कहते हैं, इसे एक कोशिक की यीस्ट है, या तो ये अपवाद है, ध्यान है आपको पीछे बताया था, अपवाद है ये, ठीक है। अरे कॉलोनी वोलोनी बताया था यार, ये इनकी, इसके अलावा ये बहुकोशिक होते हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम एंटीबायोटिक में बताया था। ये मृत जीवी अपघटक परजीवी अथवा शमला रोगी पशु विष्टा, अच्छा, पर उगने वाले होते हैं। शमला और रोगी, रागी, रागी रोगी नहीं, रागी मतलब जो विष्टा होता है, गाय भैंस का जो गोबर होता है, उस पर उगने वाले हो सकते हैं, ठीक है। अरे क्लियर है, म्यूकर अपना हो चुका, अच्छा हाँ ठीक है। तो ये अपने पास विष्टा पर उग रहे हैं। कवक जो जाल है उस टेबल में आपको ऐड करते हुए चलना है कि ये शाखित होता है, पट्टीय होता है, ठीक है, पट्ट होते हैं इसके अंदर, विभक्त रहता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं, जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडियोधर कहते हैं, पर बहिर्जात रूप से होते हैं, वहां अंतर्जात है, यहां बहिर्जात है। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। कोनिडिया जो है, जैसे ये कोनिडिया अलैंगिक की सेंस में अपन ने लिया था, पहले बता दिया, कोनिडिया जो है अंकुरित होकर कवक जाल यहां पर बना देंगे, इस प्रकार से कुछ कवक जाल बना देंगे। और लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं, ध्यान में रखिएगा भाई साहब। कोनिडिया की जो बात कर रहा है, ये जो अलैंगिक बीजाणु जो है कोनिडिया होते हैं, ये तो है बहिर्जात, ठीक। लैंगिक बीजाणु की जो बात कर रहे हैं वो आपके पास कैसे है, अंतर्जात, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऐसा ही विभिन्न प्रकार की, एस्कस को लिखा है बहुवचन में, ऐसा ही विभिन्न प्रकार के फलनकाय में लगे होते हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। कुछ उदाहरण है एस्परजिलस, और एस्परजिलस ये रहा अपने पास,
बे जो चित्र है ये क्या है, एस्परजिलस। ठीक है, बहिर्जात अंतर्जात में कंफ्यूज नहीं होना है। उदाहरण की बात करें तो एस्परजिलस हो गया, क्लेविसेप्स हो गया, न्यूरोस्पोरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा शब्द पूछा गया है प्रश्न न्यूरोस्पोरा से। तो न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। जितने भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बायोकेमिकल, बायोकेमिस्ट्री के और जेनेटिक्स में, उनमें बहुत उपयोग इसका। इसी कारण से पादप जगत के ड्रोसोफिला के नाम से प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा पादप जगत का ड्रोसोफिला है कहलाता है? एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा या अपने पास क्लेविसेप्स या उपरोक्त सभी। ध्यान में रखना है, न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। इस वर्ग में आने वाले मोरिल तथा ट्रफल खाने योग्य हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझते हैं। मोरिल और ट्रफल क्या है? खा सकते हैं। नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज, तीसरा। तो इसके ज्ञात जो प्रकार है, मशरूम अपन ने पहले डिस्कस किया था थोड़ा सा, ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफ बोल है। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठूठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। ये मनुष्य में अगर उग गया तो क्या होगा, कभी सोचा? नहीं उगेगा। कंडीशन भी तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ, जैसे किट तथा कंड। ठीक है, इसमें जैसे अपन बोलते कंडे वंडे सुना होगा। कवक जाल शाखित होता है तथा पट्टीय होता है, यहां पर भी सेम है। इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं होते, यहां पर तो थे लेकिन यहां पर नहीं है। लेकिन कायिक जनन जो खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होता है। इसे समझो, अलैंगिक अंग नहीं है लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी मतलब प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है। किसके? विभिन्न स्ट्रेन इसने लिखे। स्ट्रेन का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का जो जीन है या डीएनए जिसे अपन कह सकते हैं वही जुड़ेंगे, सेम प्रकार का इसमें नहीं जुड़ेगा। तो विभिन्न प्रकार की स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिकाओं अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होता है। इससे बनने वाली जो संरचना है वो द्विकेंद्र की होती है। ये यहां पर जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। कोशिका तो आपके पास बन चुकी है लेकिन केंद्रक इसमें कितने हैं? दो है। पहले भी अपन ने बात की थी, जिससे डाइकेरियन कहा था, द्विकेंद्रक अवस्था या प्रावस्था कहा था। अब इसमें बेसिडियम नहीं बनते हैं। बेसिडियम के केंद्रक संलयन, बाद में केंद्रक संलयन होगा, कैरियोगेमी होगा और म्योसिस होगा, ये पहले डिस्कस कर लिया। और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 1 से 4 बनता है, समसूत्री में 1 से 2 बनता है, ये अपने को पता है। बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। भाई साहब ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना, किसमें अंतर्जात हो रहा है, किसमें बहिर्जात हो रहा है। यहां कोनिडिया बहिर्जात था, यहां बेसिडियम जो है वो भी बहिर्जात है। बेसिडियम फलन काय पे लगे होते हैं तो फ्रूटिंग बॉडीज पे ही होते हैं। कोई सा भी हो अपने पास बीजाणु, वो फ्रूटिंग बॉडी पे ही होगा। ये तो सब में सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। जिसे बेसिडियो कार्प कहते हैं, यहां अपने पास एस्को कार्प से अपन ने कहा था, एस्कोमाइसिटीज से, तो बेसिडियोमाइसिटीज से बेसिडियो कार्प से कहेंगे अपन। इसके कुछ उदाहरण जो लिखे हैं, एगेरिस जिसे कहते हैं मशरूम, अस्ट्रेलिया जिसे कहते हैं कंड, पक्सीनिया जिसे कहते हैं किट फंगस। ठीक है, किट पक्सीनिया अपन ने पहले भी देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। एगेरिस देख सकते हैं आप। ठीक है, अरे ठीक है क्या? अरे ठीक है, एगेरिस मशरूम है, वो ऐसा आसपास में देखते होंगे, बारिश में नहीं देखते क्या कहीं? छतरी टाइप का, याद रह जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसे अपूर्ण कवक कहते हैं, इंपोर्टेंट है। अगर चारों कवकों में से एक प्रश्न पूछे गए हैं तो 10 में से जो 3 प्रश्न है वो इसी में से पूछे गए, या 4 कह लो, 4 इसमें से पूछे गए, बाकी 2 उसमें से पूछे गए। सबसे ज्यादा पूछे गए, कहने का तात्पर्य ये है, शब्दों पे मत जाओ। ठीक है, अपूर्ण कवक क्यों कहते हैं, इनकम्प्लीट फंगस क्यों कहते हैं, इसका रीजन भी ये बता रहा है, क्योंकि इसमें केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रावस्था ही ज्ञात हुई है, लैंगिक प्रावस्था की अपने को पता नहीं रहता, इसीलिए इसे कहा गया अपूर्ण कवक। ठीक है, तो जब इस फंजाई की लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती है तब इसे उचित वर्ग में रख दिया। उचित कौन सा? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज में से किसी में रख दिया जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के जो सदस्य उसमें या तो अलैंगिक होगा या कायिक होगा, लैंगिक नहीं होगा। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्थाओं को एक नाम दे दिया गया, पॉसिबिलिटीज है ऐसी, और उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया गया, और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में रख दिया गया। ऐसा संभव है कि उसकी लैंगिक प्रावस्था है किसी जीव की, लैंगिक वाले को तो अपन रख दिया उन तीनों में से किसी में से, और अलैंगिक या जो कायिक उसको रख दिया ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि
नहीं पता चला तो क्या कर सकते? तो बाद में जब उनके अनुबंधों का पता लगा तथा फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसीटीज से निकाल दिया गया। जब बाद में पता चला कि अरे नहीं नहीं, ये तो जो इसकी काइक और जो एवलैंगिक है वो तो इस वाले की है, चल निकल। ठीक है, एक बार ड्यूटेरोमाइसीटीज के सदस्यों की उचित प्रावस्था का पता लग जाए तो उन्हें एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज में सम्मिलित कर देते। ड्यूटेरोमाइसीटीज केवल अलैंगिक बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं, कोनिडिया आपके पास एस्कोमाइसीटीज में आया था, ध्यान में रखना। ठीक है, ये रहा, ये कोनिडिया शब्द आया था ना, तो उससे रख देते हैं। उसमें जाल जो होते हैं, पट्टी होते हैं और शाकित होते हैं। इसके कुछ सदस्य मृत जीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के घटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। एग्जाम्पल लिखा ऑल्टरनेरिया, पॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, एटीटी सॉरी के एसी के इंग्लिश में तो नहीं, ये क्या है? ऑल्टरनेरिया ए, कोलेट्राइकोकम सी और ट्राइकोडर्मा एसीटी। इंग्लिश में अलग है इनका। ठीक है, ऑल्टरनेरिया कोली को सी एच से लिखते हैं, सी एच ओ से, ट्राइको डर्मा, ट्राइको डर्मा एसीटी। चलो ये हो गया यहां पर क्या, कवक खत्म। कोई दिक्कत हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बता दूंगा। पादप जगत है, प्लांट किंगडम। वैसे तो इसको यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे और जंतु जगत को चौथे चैप्टर में, लेकिन कुछ जो शब्द यहां पर लिखे हैं वो वहां पर नहीं लिखे हैं तो वो अपन देख लेते हैं केवल पहले पैराग्राफ में, दूसरा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि समय क्यों वेस्ट करना, अपन तो जो आ रहा है वो देखो। पादप जगत में सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोट है और जिनमें क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण ये कर सकते हैं, खुद का भोजन बना सकते हैं, तो ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। पादप की परिभाषा इसने बोली है कि वो समस्त जीव जो यूकैरियोट है और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। समस्त जीव नहीं, सभी जीव। ठीक है, मतलब सब में नहीं कह सकते, इसने थोड़ी सी परिभाषा गलत बोली। साइनोबैक्टीरिया में भी होता है क्लोरोफिल तैयार, तो नहीं कह सकते, लेकिन वो प्रोकैरियोट है। ठीक है, बाकी जैसे अभी प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो चलो छोड़ो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें से कुछ पादप जैसे कीट भक्षी पौधे कीट का भक्षण करते हैं, कीट को खाते हैं ये, तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। आंशिक रूप से, पूरा नहीं। समस्त पादप जो है वो स्वपोषी नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि परजीवी होते हैं कुछ आंशिक रूप से वो विषमपोषी होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल जो लिखे हैं ब्लेडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रेप, इनका जो पत्ती की संरचना होती है ना वो कुछ इस प्रकार से होती है। यहां तो नहीं बता सकते 3D में, जैसे ही कोई कीट वगैरह आके बैठेगा ये झपक के इसको पैक कर लेंगे यहां से, चल भाई खत्म। तो कीट भक्षी इसीलिए बोला गया, इसको कीट का भक्षण करता है। तो ब्लेडर वर्ट, जो ब्लेडर वर्ट, उससे कैसे याद रख सकते हो? ठीक है, ब्लेड से याद रख सकते हो। और वीनस फ्लाई ट्रेप, ट्रेप का मतलब पकड़ना, ये कीट भक्षी पौधे हैं। और अमरबेल जो है कसकटा परजीवी का उदाहरण है। कीट भक्षी में 2 ब्लेडर वर्ट और वीनस फ्लाई ट्रेप, और अमरबेल जो है परजीवी का उदाहरण है। ये तीनों उस चैप्टर में आपको नहीं मिलेंगे, तीसरे चैप्टर में, इसलिए यहां बता रहे। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ोगे। प्लांट जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। ठीक, इस पैराग्राफ में से केवल ये 3 शब्द आपको ध्यान रखना, कौन से कीट भक्षी कौन से परजीवी हैं। आगे का ये जो पैराग्राफ है इसको यहां समझाना उचित नहीं है, मूर्खों की बात हो जाएगी, क्योंकि आगे बहुत डिटेल्स आपको दे रखा है। जंतु की बात करें तो इसको भी यहां पर समझने का कोई सेंस नहीं है। इस तो भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इस जगत के जीव विषम पोषी होते हैं, स्वपोषी तो नहीं हो सकते क्योंकि दूसरों पर निर्भर है, मेनली पादपों पर निर्भर है, या जो उच्च क्लास के जो जंतु है वो छोटे जो जंतु है उस पर निर्भर है। बहुकोशिक होते हैं, उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, पहले पढ़ लिया। ये परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। परोक्ष का मतलब डायरेक्ट मैं खा रहा हूं गेहूं या पालक की सब्जी या जो भी है। अपरोक्ष का मतलब कोई उसको खा रहा है दूसरा पक्षी, ठीक है, उसके बाद में उस पक्षी को मैं खा रहा हूं या जो भी प्राणी है उसको मैं खा रहा हूं, तो वो परोक्ष हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे कहते हैं, तो डिपेंड, तो ये पादप है, इसको किसी ने खाया, इसका दाना वगैरह अपन ने डाला, चिड़िया मुर्गे उर्गे को, ठीक है, मछली को, तो उसको अपन खा रहे हैं, तो ये परोक्ष हो गया। ठीक है, खा तो इसी को रहा है। भोजन को अपनी आंतरिक गुहा में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन अथवा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं।
आंतरिक भूमिका का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जैसे, सिंपल का समझ लो, बाद में देखेंगे। इसमें प्राणी संपोषण अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। उसमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है। पादपों में कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि किस दिशा में बढ़ेगा किस में नहीं बढ़ेगा, जंतुओं में फिक्स है। और वे पूर्ण वयस्क जीव बन जाते हैं जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होता है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तंत्र होता है। तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि होती है। संवेदनाएं, पर्यावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति वो रेस्पॉन्स करेगा, वो संवेदना है। तंत्रिका का मतलब मैं बोल रहा हूं आपके कान से मस्तिष्क तक जा रही तो तंत्रिका तंत्र आपके पास हो चुका। अधिकांश इनमें से चलने में सक्षम होते हैं। और इसका अध्ययन अपन करेंगे अध्याय 4 में। ठीक सा? अरे ठीक है क्या? मेरा तो सोचो यार ऐसा क्या कर रहे हो। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विषाणु, वायरॉइड, प्रोसंग तथा लाइकेन। जो 5 जगत तो देख लिए साहब, लेकिन क्या कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसे इन 5 जगत में नहीं रख सकते? हाँ साहब सही बोल रहे हो आप। विषाणु, वायरस, प्रोसंग तथा लाइकेन, ये जो हैं इनको नहीं रख सकते। इनके भी पीछे का क्या है कारण है। तो वीटेकर ने जो बताया था उस वर्गीकरण में लाइकेन वे एक कोशिकी जिसमें कोई कोशिका नहीं है, या तो होता है एक कोशिकी, या होता है बहुकोशिकी, या होता है एक कोशिकी। इसमें एक कोशिका, इसमें एक सभी, इसमें तो है ही नहीं साहब। जैसे वायरस, वायरॉइड, प्रोसंग, प्रियोन का उल्लेख नहीं किया गया। इसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। प्रश्न पूछते हैं, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। तो हम सभी कभी ना कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रस्त होते हैं तो इसमें क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? कॉमन कोल्ड, रेनो वायरस जिसे अपन कहते हैं, वो बाद में आएगा। वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि वास्तविक जीवन नहीं है, ठीक है। इसका क्या है? वास्तविक जीवन, क्योंकि ये जो है इसका जो है वास्तविक जीवन नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस जो है एक कोशिक जीव है जिसमें उसकी वास्तविक कोशिका की बात नहीं करते। इसकी संरचना जो है सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है, क्रिस्टलाइन की जो बात करें, ठीक है। सजीव कोशिका के बाहर जो है वायरस, जैसे ये है सजीव कोशिका और ये है वायरस, ठीक। तो ये जो वायरस है अगर इस सजीव कोशिका से बाहर है तब तो निर्जीव के जैसे काम करेगा, और ये सजीव कोशिका में जाएगा तो ये सजीव के जैसे काम करेगा। इसलिए ये नहीं कह रहे कि ये जो है वास्तविक कोशिका नहीं है, वास्तविक जीवन नहीं है। इसकी जो है बाहर की ओर जो रवेदार होता है, एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देते हैं तब ये मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेजबान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? नहीं कहेंगे, अपन कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। तो एक बार जब ये निर्जीव जो है इस सजीव में जाएगा तो यहां अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। इसी की किसकी? जो सजीव जो पहले से आपके पास जो जीव है इसी की मैकेनिज्म प्रक्रिया अपनाएगा और वहां पर अपनी संख्या बढ़ा लेगा काफी, ठीक है। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल, ठीक है, जहर जिसे अपन कहते हैं, वेनम फ्लूइड जिसे अपन कहते हैं। तो यहां कुछ 3-4 साइंटिस्ट आपको दे रखे हैं, इनके नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, सन ध्यान में रखना है और उन्होंने कौन कौन से शब्द बताए वो आपको ध्यान में रखना है। दिमेत्रे एवानोव्स्की 1892 में इन्होंने बताया था कि तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचानना था, जिन्हें वायरस नाम दिया था, TMV, शॉर्ट में ध्यान में रखना, तंबाकू मोजेक वायरस, ठीक है, तंबाकू मोजेक वायरस। इसका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गया। जैसे ये मेरे पास क्या है बैक्टीरिया, तो ये जो है बैक्टीरिया, जैसे इसको समझा लेता हूं छोटा सा, जैसे मान लो ये छलनी है, चाय छालने वाली जो छलनी होती है वो है, ठीक है। इसमें पानी वगैरह, शक्कर, चीनी वगैरह सब होती है, तो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। तो छेद इतने छोटे होते हैं कि यहाँ जो चाय पत्ती होती है, चीनी पत्ती होती है, सॉरी चाय की जो पत्ती होती है वो इसके नीचे से नहीं जाती है, बाकी जो भी चाय बनी है वो नीचे चली जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया वाला छलनी है तो इससे बैक्टीरिया पास नहीं होते। लेकिन अगर मैं इसमें से वायरस जो है उसको मैं छानूं तो वो अगर ये होल जो है बड़े हैं वायरस के साइज से तब तो वायरस नीचे आ जाएंगे। तो इसीलिए पता अपने को चला है कि ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए, इसीलिए बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। MW बेजनिक 1898 ने बताया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस
स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। ठीक है, एम डब्ल्यू बेजर्निक ने पाया कि संक्रमित पौधे जिसमें इंफेक्शन हो रखा है वो आस पड़ोस में जो स्वच्छ पौधा है, स्वस्थ जो पौधा है, उसको भी संक्रमित कर सकता है। किसकी वजह से? इस तरल की वजह से। और इसके लिए इसने शब्द यूज में लिया संक्रामक जीवित तरल। क्या लिया? संक्रामक जीवित तरल। कंटेजियम वाइनम फ्लूइडियम लिया। किसने लिया? एम डब्ल्यू बेंजर्निक ने। डिमित्री एबनवेस्की ने तो ये बताया था कि वहां पर आपके पास तंबाकू का जो मोजेक वायरस होता है वो इससे होता है और वो छोटा होता है बैक्टीरिया से। दोनों बातें उसने बताई। WM स्टैनले ने बताया 1935 में कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, क्रिस्टलाइन बना सकता है। इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। जो मेजबान कोशिका, जैसे मैंने पहले बताया, इस कोशिका में तब तक वो जीवित है, बाहर जाएगा तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे। वायरस ए विकल्पी परजीवी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता है। ए विकल्पी शब्द अपन ने पहले भी यूज में लिया है। अब आपको याद आना चाहिए कहां लिया था, क्या मोनेरा में लिया, क्या प्रोटिस्टा में लिया, या क्या फंजाई में लिया। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है। ठीक है, वायरस में प्रोटीन जो है, क्योंकि प्रोटीन को अभी अपन ने बता लिया कि प्रोटीन होता है इसके रवे में, लेकिन उसके अलावा आनुवंशिक पदार्थ भी तो होता है, क्योंकि जब मेजबान में होगा तो अपनी संख्या में वृद्धि करेगा, तो बिना आनुवंशिक पदार्थ के तो कैसे करेगा? तो जो आरएनए भी हो सकता है वो डीएनए भी हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए अथवा डीएनए एक साथ नहीं होगा, वो तो सिंपल सी बात है। वायरस केंद्रिक प्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन जिसे अपन बोल रहे हैं, वायरस केंद्रक प्रोटीन अथवा इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। जैसे ये इसका आनुवंशिक पदार्थ है इसमें लड़ी में, इसके चारों तरफ क्या होगा? इसके चारों तरफ होगा प्रोटीन का कवर होता है। ये जो केंद्रक वाला जो पार्ट है ये संक्रामक होता है, जो आनुवंशिक पदार्थ है। तो प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड होता है। एक तो डीएनए होता है, जैसे डबल स्टैंडर्ड होता है, तो ये एकल लड़ी वाला होता है आरएनए। और सभी जंतु में, जो पादप में वायरस मिलते हैं वो एकल लड़ी होता है, जंतु में जो मिलता है वो एक या दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए हो सकता है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी, जीवाणु का भोजन करने वाला। ठीक है, जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजन नहीं कर रहा, जीवाणु का भोजन करने वाला जो वायरस है, जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं, इसके आवरण वायरस जो बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है प्राय दोहरी लड़ी वाला होता है। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, दोहरी लड़ी वाला क्या होता है? डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज में। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। जैसे ये छोटे छोटे यहां पर ये इसकी चारों तरफ ये जेनेटिक पदार्थ है, ये डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। तो प्रोटीन का जो आवरण है इसे अपन कह रहे हैं कैप्सिड। और इसकी एक जो इकाई होगी, जैसे ये पूरा तो कैप्सिड, इसकी एक जो इकाई इसे अपन कहते हैं कैप्सो, उल्टा लिख दिया, कैप्सोमियर। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर। और ये छोटी छोटी इकाई जो होती है वो क्या है? पेटी कोशिका या कैप्सोमियर कहलाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी पेटिया या कोश जिसे अपन कहते हैं। कैप्सिड जो है न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित रखता है, ये चारों तरफ है, क्योंकि अंदर आपके पास न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए हो सकता है। ये पेटी का अंशक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामिति होता है। कुंडलिनी का मतलब कुंडली में कुछ इस प्रकार से हो सकता है, या ज्यामिति कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में ये हो सकता है। वायरस को मम्स, चेचक, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा नामक रोग वायरस से हो सकते हैं। मनुष्य में एड्स जो है एचआईवी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कुंचन, पीला होना, शिरा स्पष्टता, मतलब जो ये पत्ती है इसमें जो शिरा होती है वो स्पष्ट दिखने लग जाती है, तथा बोना रहना अथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण है। तो ध्यान में रखना है कौन कौन सी बीमारियां मनुष्य में हो सकती है, जंतुओं में हो सकती है और पादपों में हो सकती है। चित्र को आप देखेंगे तो चित्र भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे ये कैप्सिड लिखा है, ये पूरा जो है वो कैप्सिड है। इसकी एकल इकाई को अपन कैप्सोमियर कहते हैं। ये अंदर जो लड़ी वाला जो है ये डीएनए आरएनए, जैसे आरएनए इसने बता रखा तंबाकू मोजेक वायरस में, शॉर्ट में लिखा है TMV, बी लिखा है इसने। तंबाकू मोजेक वायरस थोड़ी होता, वायरस होता है। और ये है जीवाणु भोजी की संरचना, बैक्टीरियोफेज की संरचना, जो केवल शब्द लिखा था वहां पर थ्योरी में, और यहां केवल चित्र बता रखा है। ध्यान में रखना है शीर्ष सबसे ऊपर का ये कॉलर है जो जुड़ी होती है नीचे वाली स्ट्रक्चर से, तंतु पुच्छ है यहाँ पर, और ये आच्छद है यहाँ पर, प्रोटीन का आच्छद, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर होता है जीवाणु भोजी का। बता देना जीवाणु भोजी का कौन सा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब दोहरी लड़ी वाला होता है।
ये तो हो गया वायरस। अब आगे है वायरॉइड। 1971 में टीओ डाइगनर ने एक नया संक्रामक खोजा जो वायरस से भी छोटा था। ठीक है, वायरस से भी छोटा मतलब वही छलनी से पास हो गया, जिससे वायरस पास नहीं हो रहा था छेद से, तो ये हो गया, तो मतलब ये वायरस से छोटा है। जो क्या करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबल, मतलब जो आलू का जो संक्रामक रोग है वो ये करता है। वायरिडो में आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है। यहां जो है इसका जो कवरिंग होती है वो क्या होता है, अभाव होता है, इसीलिए वायरॉइड के नाम से जानते हैं। वायरॉइड के आरएनए का आणविक भार कम होता है। केवल इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर केवल न्यूक्लिक जो एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, डीएनए आरएनए की जो बात कर रहे हैं, मेनली आरएनए की जो बात कर रहे हैं वो होता है। इसके चारों तरफ जो प्रोटीन की कवरिंग होती है, जो लेयर होती है, वो नहीं होती है, और इसका जो आणविक भार होता है वो भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये वायरस से छोटा है। नेक्स्ट प्रोसंग जिसे अपन कहते हैं प्रियोन। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां, ये पुरानी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, नई वाली में दिया है, 2-3 साल हो गए इसको ऐड किया है। तो आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल, न्यूरो का मतलब समझ में आता है तंत्रिका, तंत्रों से संबंधित जो बीमारियां हैं वो सामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन, मतलब जो प्रोटीन जो है वो फोल्ड हो चुका है सामान्य रूप से कुछ स्पेसिफिक शेप में, ऐसे मान लो प्रोटीन ऐसे फोल्ड होता है, अब उसका जो शेप है वो ऐसा हो गया, तो सामान्य ये हो गया सा, तो इसके द्वारा होती है। इन कारकों का आकार जो है वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग कहा गया। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोवाइन, ये क्या लिखा है इसके नीचे, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी है। ठीक है, प्रोसंग द्वारा प्राणियों में, जंतुओं में होने वाली जो सामान्य बीमारी है वो है बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, जिसे आमतौर पर मवेशियों में मेड काउ, मतलब जो है पागल हो जाना, एक तरह से गाय, मेड काउ जो है गाय जो है पागल हो जाती है, और मनुष्य में इसे CR जैकब रोग कहते हैं इसे। ठीक है, दोनों आपको ध्यान में रखना, CR जैकब, जैकब तो एक बंदा था, उसके नाम पे नाम इसका रखा गया है। क्लियर है, 2 शब्द ध्यान में रखना, एनसेफेलोपैथी और जैकब डिजीज जो है वो मनुष्य में हो सकती है। मनुष्य भी, ऐसा नहीं कि मेड ह्यूमन कहेंगे इसे, नहीं, मेड काउ से कह रहे जंतुओं के सेंस में। जब तंत्रिक काम नहीं करेगा तो मनुष्य या किसी भी जीव को होश नहीं रहेगा, क्या कुछ हो रहा है, गिर रहा, पड़ रहा, खा रहा, पी रहा, कुछ मतलब नहीं, वो पागलों के जैसे होता है। ठीक है, तो वो है प्रोसंग या प्रियोन। और सबसे लास्ट में आता अपने पास लाइकेन। जैसे अपन ने कवक जो पढ़ा था उसमें लाइकेन का जिक्र हुआ था थोड़ा सा। तो लाइकेन जो है शैवाल तथा कवक के सहजीवी, मतलब साथ साथ में रहते हैं। ये लाइकेन जैसे मान लो, और ये कवक है, और ये वापस लाइकेन है, और ये शैवाल है, साथ साथ रहेंगे, हम साथ साथ हैं, मतलब एक दूसरे को फायदा ये करेंगे। तो शैवाल घटक को शैवालांश कहते हैं। ये जो शैवाल घटक है इसको तो आपने कह दिया शैवाल का अंश या शैवालांश, और कवक का इसे अपन ने बोल दिया कवकांश या माइकोबायोन्ट, ये कवकांश, जो कर्म से स्वपोषी और परपोषी है। तो ये जो शैवाल है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, तो ये स्वपोषी है। कवकांश जो है मेनली अगर बात करें तो परपोषी ही होता है। तो जो शैवाल है, ठीक है, ये तो अपन ने बात कर ली इस प्रकार से। क्लियर है, ये अपन ने अलग अलग इसको समझ लिया, कवक का अंश कवकांश और शैवाल का शैवालांश। मान लो मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, शैवालांश। तो अब अगर बात करें, शैवाल जो है कवक के लिए भोजन संश्लेषण करता है। ये जो शैवाल है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, तो ये कवक के लिए भोजन संश्लेषण करेगा, और कवक जो शैवाल के लिए आश्रय देगा, मतलब इसको रहने के लिए जगह आपके पास देगा। ठीक है ना, इसके बीच की जो बात कर ली, शैवालांश, ये आपके पास शैवालांश इसके अंदर आ गया, ये कवकांश इसके अंदर आपके पास आ गया। समझ रहे हो ना, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है, ये इस प्रकार से समझ लो इसको, शैवाल का जो अंश है वो शैवालांश, और ये बाकी जो बचा हुआ कवकांश, एक तरह से इसे समझ लो। तो इसका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो ये अनुमान लगाना संभव है कि इसमें 2 भिन्न जीव हैं। ठीक है, लाइकेन को अगर देख भी ले तो अपने पता नहीं लगा सकते कि इसमें 2 भिन्न जीव है या नहीं है। लाइकेन जो प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक है। ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं युक्त, जहां प्रदूषण होगा वहां पर ये नहीं उगेंगे। ये 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर ये जो चैप्टर है वो क्या होता है, अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद मैं करता हूं आपको ये समझ में आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो अपना कौन सा है, पादप जगत, प्लांट किंगडम।
पादप जगत, प्लांट किंगडम, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टाइम जब भी आ रहे हैं बहुत जल्द। उसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।